को वोट नहीं देना चाहते थे या दूसरी पार्टीज को उन्होंने वोट दिए थे। इस बात को कैसे समझेंगे हम? इस बात को हम ऐसे समझेंगे कि टोटल सीट्स बेशक कांग्रेस को ज्यादा मिली, लेकिन कांग्रेस के अगेंस्ट में जो वोट गए थे वो ज्यादा थे। टोटल वोट्स का कितना परसेंट जो है वो कांग्रेस के खाते में नहीं गया था, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सिचुएशन हम कब की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 1952, 1951, 52, because the first election that was held in India was in 1951 October to 1952 February। 51 से लेकर के 52 के बीच में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था। 47 में फ्री हुआ था कंट्री और 47 से 52 में जाके इलेक्शन हुआ था। तब तक तो जवाहरलाल नेहरू ही प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद में फिर से प्राइम मिनिस्टर जो है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो ये जो है ना सिचुएशन आप लोगों को समझनी है। आप यहाँ देखेंगे कि कैसे इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाए गए थे, किस तरीके से जो है वो सिचुएशन चली थी, क्या जो है कंडीशन थी, क्या जो है किस तरीके से जो है ना इलेक्शंस के लिए प्रिपरेशंस की गई थी, कैसा पहला इलेक्शन कमीशन बनाया गया था, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जान। डेमोक्रेसी हमारी पसंद थी, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया को बनाना चाहते थे और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे सामने वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। दूसरे देश भी हमारी इस रणनीति को पसंद नहीं कर रहे थे, हमें कहीं से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रहा है। उनको लग रहा था कि हम हारने वाले हैं, उनको लग रहा था कि हम बैक टू पेविलियन आने वाले हैं, उनको ये लग रहा था कि इतनी पॉपुलेशन के साथ में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना बहुत ही मुश्किल काम है जिसको कि इंडिया नहीं कर पाएगा और इनकी भद्दी मजाक उड़ेगी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सब लोग इनकी मजाक उड़ाएंगे। ऐसी सिचुएशन में कि जब हम अभी हमारा जन्म हुआ है, इतने जबरदस्त चैलेंजेस हमारे सामने हैं, हम बिल्कुल जो है वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। उस सिचुएशन में जब हम पहली बार अपने कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड हम ये सोच रहे हैं कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हमारे सामने उस समय पर थी, उनमें भी डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो लोगों को बहुत बाद में मिले, कई सालों के बाद जाके मिले, वो भी एक संघर्ष करने के बाद में। चाहे वो विमेन राइट्स की बात करें, चाहे हम और जो है ना कॉमन पीपल के राइट्स की बात करें, तो उनको राइट्स जो है वो बहुत बाद में मिले। हम तो कॉलोनियलिज्म का शिकार थे, हम तो उपनिवेशवाद का शिकार थे, हमें तो बिल्कुल सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने। ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे संभालेंगे? ऐसी सिचुएशन में हमारे कंट्री का क्या बनेगा? हमें जहां जीरो से स्टार्ट करना है। दूसरी बात, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, हमारी बात को वो समझेंगे कैसे? दिस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ऐसी सिचुएशन में हम जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करने की बात सोच रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आपने देखा कि faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy। जब दूसरे देशों ने ऐसा सोचा, जो 1947 में फ्री हुए थे, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे देश थे 45 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कंट्रीज फ्री हो रहे थे, उनमें से भी बहुत सारे देश ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि दे कैन नॉट अफोर्ड डेमोक्रेसी, तो वो कुछ और अल्टरनेट सिस्टम के बारे में सोच रहे थे। उनका ध्यान था वो किसी और अल्टरनेट के बारे में था कि वो कोई गवर्निंग सिस्टम जो है ना, अल्टरनेटिंग गवर्निंग सिस्टम जो है ना, वो चूज कर लेंगे, कोई एनआरची, कोई मोनार्ची, कोई किंगशिप, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। ठीक है, लेकिन
इंडिया जो है उसकी जो प्रायोरिटी थी वो थी यूनिटी, हमारी जो प्रायोरिटी थी वो थी डेमोक्रेसी। एंड हमने वेट किया उसके लिए, इलेक्शंस के लिए। एंड जब हमने पहला इलेक्शन कंडक्ट किया, हमने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स दिए सबको, और बड़े जोर शोर से इलेक्शन कंडक्ट किया गया। The conditions of India were not very different, but the leaders of the newly independent India decided to take the more difficult path. वैसे अगर हम किसी किंगशिप को अडॉप्ट करते या हम कोई मोनार्ची रूल अडॉप्ट करते तो it would have been easy for us, but we chose a difficult path. हमने एक कठिन रास्ता अपना लिया। कठिन रास्ता था डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे को जो है ना हम बोलने नहीं देते हैं। Any other path would have been surprising, for our freedom struggle was deeply committed to the India idea of democracy. Our leaders were conscious of the critical role of politics in any democracy. They did not see politics as a problem. जैसे हमें तो खतरों से खेलने की आदत थी, हमारे लीडर्स ने डेमोक्रेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझा, उनको लगा इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। आगे भी मैं एक एग्जांपल इससे रिलेटेड आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी कैन सर्वाइव, हम इतनी पॉपुलेशन के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन के साथ हम डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा सोचा। Every society needs to decide how it will govern and regulate itself. There are always different policy alternatives to choose from. There are different groups with different and conflicting aspirations. सबसे जो बड़ी दिक्कत थी वो ये क्या थी कि हमारे यहाँ पे heterogeneous society थी। We have different religious groups, different cultures, different languages. ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, और फिर भी हम यूनिटी की बात कर रहे थे, फिर भी हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू द एवरी क्वेश्चन। मैंने अभी आपसे कहा कि लैंग्वेज वाइज, कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज हम डिफरेंट थे, कल्चर वाइज हम डिफरेंट थे, उन सब का जवाब डेमोक्रेसी था। क्योंकि अगर हम कोई और सिस्टम अडॉप्ट करते तो वहां पर हम सभी लोगों को ड्यू राइट्स नहीं दे पाते, सभी लोग जो राइट्स डिजर्व करते थे उनको वो राइट्स नहीं दे पाते। व्हेन वी अडॉप्टेड एडल्ट फ्रेंचाइजी, व्हेन वी अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो हमने क्या किया, हमने सबको पैसिफाई कर दिया, हमने अपने इस इरादे से सबको जो है ना शांत कर दिया, हमने अपने इस इरादे से सबका मुंह बंद कर दिया। कोई कम्युनिटी, कोई कल्चर, कोई लैंग्वेज के लोग जो है वो अब बोलने के लायक नहीं थे, क्योंकि हमने सबको इक्वल वोटिंग राइट्स दिए थे। देन लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। आपने 11th क्लास में पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट किया गया था, पहला ही चैप्टर था आपका कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में। आज भी इस क्या बोलते हैं, हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि हिस्ट्री में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बन के तैयार हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इट टुक 2 years 11 months and 18 days, ठीक है। देन वी वेटेड, बिकॉज हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट उस दिन करने का फैसला किया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे था बिफोर इंडिपेंडेंस, और उस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो नाउ इट वाज नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब जरूरी था कि एक इलेक्शन किया जाए और डिक्लेयर किया जाए, घोषणा की जाए कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नाउ द मशीन
अब क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हमारे पास एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का खाका तैयार था। अब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस पर हमें क्या करना था, हमें उनको फॉलो करना था, हमें उन पर चलना था, ठीक है। नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन प्लेस। अब हमें उस मशीन को चालू करना था। मशीन तैयार थी, अब मशीन को हमें ऑन करना था, उसे चालू करना था। इलेक्शन कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन बनाया गया था जनवरी 1950 को। सुकुमार सेन, ही वॉज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 1 मार्क का क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। सुकुमार सेन पहला इलेक्शन कमीशन कब बना, 1950 में। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर एक्सपेक्टेड sometime in 1950 itself। 1950 में ही कंडक्ट करने का फैसला किया गया, लेकिन इसमें देरी हुई। क्यों देरी हुई? बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इलेक्शन। वाई वी वर नॉट प्रिपेयर्ड? बिकॉज हमारे सामने एक बड़ी पॉपुलेशन थी। इसके अलावा वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड द वोटिंग लिस्ट्स। इसके अलावा वी हैड अ वेरी बिग पॉपुलेशन which was illiterate। Moreover, इलेक्शन कंडक्ट कराने का ये हमारा पहला फैसला था, ये हमारा पहला मौका था, तो हम इसमें कोई गलती नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने इंतजार किया। इलेक्शन कमीशन जब बन गया तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये सारा काम करना था ना। तो 1950 में जब इलेक्शन कमीशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में, उसके बाद जो है हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो काम करना उसने शुरू किया। तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद अपना काम शुरू किया था, ठीक है। आप देखेंगे तुषार, तुषार यस मैम। इसको। तो इलेक्शन कमीशन बनने के बाद में फिर इलेक्शन ने काम शुरू किया। अब काम क्या था? काम ये था भाई, पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाए ना, पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाए। इलेक्शन कितनी सीट पर होना है, इंडिया को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना, तो एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। तुषार त्यागी बंद कर दो ना बेटा इसको, भगा दूंगी मीटिंग से अभी। डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। उसका काम क्या था? उसका काम था कि बाउंड्रीज बनाना कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना। फिर उसके बाद था जो है ना लिस्ट प्रिपेयर करना वोटर्स की, वोट कौन देगा, ठीक है। अब जब हम वोटर्स की लिस्ट बनाने लगे तो पता है क्या प्रॉब्लम आ गई? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्या? कि देयर वर 40 लाख पीपल, 40 लाख पीपल, पीपल नहीं विमेन, जिनकी कोई रिकॉग्निशन ही नहीं थी, जिनकी कोई पहचान ही नहीं थी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अगर आपसे कहूं कि मैं सुधा, ठीक है, दीपिका, तिशा, मुस्कान, रौनक, तन्नू, पायल, है ना, ये आपकी अपनी पहचान है, आपका नाम है। पीपल नो यू विद योर नेम। लेकिन उस समय पर हमारे देश की इतनी खराब स्थिति थी बिकॉज वी वर इलिटरेट एंड वी यूज्ड टू कीप अवर विमेन इनसाइड द हाउस। हम उन्हें एक्सपोजर नहीं देते थे। सो लोग उनको उनके नाम से जानते ही नहीं थे। क्या पहचान थी हमारी? हमारी पहचान थी फलाने की बेटी, फलाने की माँ, ठीक है, फलाने की बहू। इस तरीके से हमें जाना जाता था। इसकी माँ, इसकी दादी, इस तरीके से जो है ना जाना जाता था। हमारा नाम कोई जानता ही नहीं था। एक सच्चा इंसिडेंट आपको इस बारे में मैं बताती हूँ कि मेरे फादर को अपनी ग्रैंड मदर का नाम नहीं पता, क्योंकि उनके सामने कभी उनको उनके नाम से किसी ने पुकारा ही नहीं। और दुर्भाग्य से
किसी ने उनके नाम को जानने की कोशिश ही नहीं की, और टिल नाउ, टिल डेट, वी डोंट रिमेम्बर। ऐसा कब हुआ? ऐसा पता कब चला? ये इंसिडेंट सामने आया जब अचानक पूछ लिया उनसे। और एक और हैरानी की बात कि अपने मतलब मेल मेंबर्स जो हैं उनको 13 पीढ़ियों के नाम याद है। ही हैज अ फ्लो चार्ट, उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है। हु एस्टेब्लिश्ड द विलेज, उसके बाद कौन 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 कौन, पूरा एक जो है ना चार्ट बनाया हुआ है, पूरा क्लासिफाई किया हुआ है, पूरा जो है ना अच्छे से डिटेल लिखा हुआ है, बट दादी का नाम याद नहीं है। तो ऐसा, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये जो 40 लाख विमेन है जिनको वोट देना है, उनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, वो किस नाम से वोट देंगी? फिर they were simply listed as wife of, daughter of. The election commission refused to accept these entries and ordered a revision if possible and deletion if necessary. या तो इसमें कुछ रिवीजन करो, मतलब इसको चेंज करो, या इसको डिलीट करो। इन लोगों को या तो फिर वोट देने का राइट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट नेम तो एंट्री नहीं मिलेगी वोट डालने की। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज अ मैमोथ एक्सरसाइज, बहुत बड़ा, ह्यूज, बहुत जॉइंट तैयारी हो रही थी, जुड़े जोर शोर से, और बहुत बड़ी तैयारी थी। एक फेस्टिवल था जो पूरे देश को मनाना था एक साथ। तो वर्ल्ड पूरे लेवल पर तैयारी हो रही थी, और पूरा विश्व जो है हम पे नजरें गड़ाए बैठा था। वर्ल्ड कंट्रीज हम पर नजरें गड़ाए बैठी थी कि हम कर क्या रहे हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स में हमारे खबरें छप रही थी। No election on this scale had ever been conducted in the world before. जो पहला इलेक्शन हुआ, इतना जबरदस्त, इतना बड़ा इलेक्शन कंडक्ट किया गया कि उस जैसा इलेक्शन दोबारा पूरे इंडिया में कभी भी नहीं हुआ, बल्कि जो है ना हम कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ही नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड में ही नहीं हुआ। देखो, हमें इलेक्शन करना था लोकसभा के लिए, लोकसभा की सीटों के लिए हमें इलेक्शन करना था। इसके अलावा हमें एमएलएस का इलेक्शन करना था, एमएलएस का इलेक्शन करना था। क्लियर? हमारे पास 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे उस समय पर। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स मींस दोज हु वर 21 years और more than 21 years of age। और हमें 489 सीट्स तो लोकसभा की थी जिनकी हमें इलेक्शन करना था, 489। और इसके अलावा हमारे पास 3200 एमएलएस के लिए हमें इलेक्शन करना था, और हमारे पास केवल 15% पॉपुलेशन एजुकेटेड थी, ओनली 15%, 15 एजुकेटेड लोग थे जिनको कि इलेक्शन के बारे में समझ में आता था। Therefore, the election commission had to think of some special method of voting। अब वोटिंग के लिए कुछ अलग से जो है ना तरीका सोचना बहुत जरूरी था कि अब कोई नया तरीका खोजा जाए, कैसे इलेक्शन कंडक्ट किया जाए। द इलेक्शन कमीशन ट्रेन्ड 3 लाख ऑफिसर्स, उनकी ट्रेनिंग की, 3 लाख लोगों को ट्रेन किया, उनको इलेक्शन ऑफिसर बनाया कि वो इलेक्शन कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। पोलिंग स्टाफ बनाया गया। इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ द कंट्री, बड़ा कंट्री है, साइज बड़ा है, सिर्फ एक साइज की ही प्रॉब्लम नहीं थी कि हमारा जो इलेक्शन अनयूजुअल बनाया, अनोखा, अलग, डिफरेंट, सिर्फ साइज की ही दिक्कत नहीं थी। देयर वर अदर थिंग्स आल्सो व्हिच मैटर। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज आल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। टेस्ट था ये, बिकॉज इंडिया वाज अ पुअर कंट्री, न्यूली बॉर्न कंट्री, इलिटरेट कंट्री। एक तो न्यूली बॉर्न, ऊपर से पुअर, तीसरा इलिटरेट। ठीक है? Till then, democracy had existed only in the prosperous countries. Fact है।
इससे पहले इलेक्शन केवल डेवलप्ड कंट्रीज में ही पॉसिबल हो पाया था, डेवलप्ड कंट्रीज में ही पॉसिबल हुआ था, जैसे कि यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, जहां पर लोग लिटरेट थे, जहां लोग पढ़े लिखे थे, कम से कम समझ सकते थे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, कम से कम उनको ये बातें समझ में आती थी। By that time, many countries in Europe had not given voting rights to all women. मैंने आपको बार बार बताया है ये बात कि जिस समय पर हमारे देश में पहली बार इलेक्शन हो रहा था, हम तो बिल्कुल नए थे। इतनी पॉपुलेशन के साथ में, अनपढ़ लोगों के साथ में, गरीबी के बावजूद भी पहली बार इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे, तो भी हमने इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हम जो है ना यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के थ्रू इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। लेकिन जो देश हमसे पहले अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते थे, वहां पर भी हमसे पहले विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। किसी भी कंट्री में जब पहली बार इलेक्शन हुआ था, वहां की पूरी जनता को वोटिंग में शामिल नहीं किया गया था। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें तो इट वाज अ चैलेंज, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था इंडिया के सामने, एंड इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट था। अपीयर्ड वेरी बोल्ड एंड रिस्की, ये एक्सपेरिमेंट था लेकिन बहुत बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, एंड इट वाज वेरी रिस्की बिकॉज इंडिया की पूरी रेपुटेशन, इंडिया की इज्जत दांव पे लगी हुई थी। वेदर वी वुड कंडक्ट इलेक्शन स्मूथली और नॉट, हम इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हमें कहीं वापस तो नहीं लौटना पड़ेगा, कहीं हमें थूक के तो नहीं चाटना पड़ेगा, कहीं हमें अपनी बात वापस तो नहीं लेनी पड़ेगी, कहीं हमारा कमिटमेंट पूरा न हुआ तो क्या होगा। ये दो बातें अब आपको मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एन इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, एक इंडियन एडिटर ने कहा था कि दिस इज द बिग गैम्बल इन द हिस्ट्री, जुआ है ये। किसने कहा? एक इंडियन एडिटर ने, कि इट इज अ बिग गैम्बल इन द हिस्ट्री, ये बहुत बड़ा जुआ है इतिहास में। ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन का नाम है, ऑर्गेनाइजर इज द नेम ऑफ अ मैगजीन। उसने ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू would live to confess the failure of universal adult franchisee in India। मतलब समझ लो, जवाहरलाल नेहरू को जिंदा रहना होगा ये कन्फेस करने के लिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए कि डेमोक्रेसी का जो उनका फैसला था वो फेल हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ही वुड हैव टू लिव, उनको इतना मतलब अपने जीवन में उनको ये चीज देखनी पड़ेगी, ही वुड हैव लिव्ड टिल दैट टाइम। और a British member of the Indian Civil Service, a British member of Indian Civil Service claimed that a future and more enlightened age will review that astonishment at the absurd face of recording the votes of millions of illiterate people। एक ब्रिटिश मेंबर ने क्या कहा इंडियन सिविल सर्विसेज के, उन्होंने ये क्लेम किया कि ए फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेंड एज, उनको भरोसा था, उन्होंने कहा ए फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेंड एज विल व्यू विद एस्टोनिशमेंट द एब्सर्ड फार्स ऑफ रिकॉर्डिंग द वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल। इलिटरेट पीपल के वोट्स की क्या वैल्यू है, इलिटरेट पीपल कैसे वोट करेंगे, इंडिया की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये इस बात का एक सबूत होगा, इस बात को दर्शाएगा, इस बात को दिखाएगा टू द होल वर्ल्ड। ये आपको तीनों स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, एडिटर वाली,
ऑर्गेनाइजर मैगजीन वाली और जो है ना इंडियन सिविल सर्विस के एक ब्रिटिश मेंबर की। तीनों इंसिडेंट्स आपको याद रखने हैं, तीनों स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, क्यों कहा, इसका क्या मतलब था। तो द इलेक्शंस उनको जो है ना हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस एंड फाइनली 2 बार पोस्टपोन करने पड़े, फिर फाइनली जो है ना इसको एक्सेप्ट किया गया कि 1951 अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे इलेक्शन। अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उस समय पे इलेक्शन कम हुए थे। ज्यादा जो इलेक्शन हुए थे वो 1952 में हुए थे और फरवरी के महीने में हुए थे। इसीलिए हम इलेक्शंस को क्या कहा जाता है, 52 के इलेक्शन कहा जाता है। हम 51 को काउंट नहीं करते, वहां पे 52 को ही काउंट करते हैं। 52 टू 57 हमारा एक टर्म पूरा हुआ था। इट टुक 6 मंथ्स, कैंपेनिंग की गई, पोलिंग, काउंटिंग, सब काम कंप्लीट किया गया। इलेक्शंस वर कम्पिटिटिव, कंपटीशंस भी थे, नई पार्टियां बनी थी। देयर वर ऑन एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, हर सीट के लिए 4 से ज्यादा मेंबर थे। एवरेज था 4, तो उससे ज्यादा थे, ठीक है। द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज एनकरेजिंग। लोगों ने बड़े हाई लेवल पर पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शन में। मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न्ड आउट टू वोट। जो एलिजिबल वोटर्स थे ना 17 करोड़ मैंने बताया था आपको, उसमें से आधे से ज्यादा वोट डालने के लिए आए थे। मतलब मोर देन 50% वोटर्स ने वोट दिए थे। When the results were declared, these were accepted as fair even by the losers. जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो जो लोग इलेक्शन में हार गए थे उन्होंने भी इन इलेक्शंस को फेयर इलेक्शंस कहा, एक्सेप्ट किया कि these elections were fair. The Indian experiment had proved the critics wrong. इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट था उसने अपने आलोचकों को क्रिटिक्स को ये साबित कर दिया कि वो उनके बारे में गलत सोच रहे थे। The critics were wrong on the view of Indian experiment. ये उन्होंने साबित कर दिया। The Times of India held that the polls have confounded all those skeptics who thought the introduction of adult franchisee too risky an experiment in this country. अब क्या हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा गया कि जिन लोगों को भी संदेह था हमारे इस एक्सपेरिमेंट पर, हमने उन सबका मुंह बंद कर दिया। हमने जो एडल्ट फ्रेंचाइजी को इंट्रोड्यूस किया वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। जो लोग कहते थे ये रिस्की है, उन सबको जो है ना मुंह की खानी पड़ी। उन सबके मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा था। हम यहाँ पर इतने सक्सेसफुल रहे थे। द हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम्ड, देखो ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या कहा? हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा देयर इज यूनिवर्सल एग्रीमेंट that the Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in democratic elections in the history of the world. The Hindustan Times ने कहा कि यूनिवर्सल एग्रीमेंट, दिस देयर इज यूनिवर्सल एग्रीमेंट, माने सब लोग अब इस बात पे सहमत हैं कि इंडिया ने अपना पहला इलेक्शन जो कंडक्ट किया है वो एडमायरेबल है और ये जो है हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये ऐसा उन्होंने भी एडमायर किया। ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया वर इक्वली इम्प्रेस्ड, जो बाहर थे लोग वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे हमारे इस सिचुएशन से और हमारे इस नजरिए से, हमारे इस तरीके से। It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty. अब जो है पहली बार ये मान लिया गया कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपकी पॉपुलेशन को पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये एक्सेप्ट किया गया कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी अपने बुद्धि का, अपने बुद्धिमत्ता का, अपने विचारों का, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे टू हैव द राइट, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है
एजुकेशन के बिना भी वोटिंग के राइट को इस्तेमाल किया जा सकता है, वोटिंग के राइट को यूज किया जा सकता है। इट प्रूव द डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इससे ये साबित हो गया कि डेमोक्रेसी को ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, इसको प्रूव किया जा सकता है। इलिटरेट होने के बावजूद भी अगर इंडिया में डेमोक्रेसी पॉसिबल हुई तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी डेमोक्रेसी पॉसिबल हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इस 2 पेज मैंने आपको आज एक्सप्लेन किए हैं, कम से कम 2 बार पढ़ना इनको। 2 पेज है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको, 2 बार पढ़ना। और अभी 11 o'clock पर मेरी क्लास खत्म होगी, उसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर का, इससे पहले जो मैंने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर किया है उसका मैं आपको लिंक दूंगी क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको आज ही लिख करके भेज दूंगी। अभी तक हिस्ट्री का चैप्टर